हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट 6 के डिस्कशन से, जिसमें पहला क्वेश्चन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से रिलेटेड है। हमें पता है कि लास्ट ईयर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहा था, बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे अक्रॉस इंडिया। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 क्या है। ये सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया था उसको अमेंड किया जा रहा है, जिसके तहत बाय नेचुरलाइजेशन लोगों के पास ये ऑप्शन रहता था कि अगर आप पिछले 12 महीने से इंडिया में रह रहे हो प्लस पिछले 14 सालों के 11 साल आपने इंडिया में रिजाइड किया है, दैट इज 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 ईयर्स, 14 सालों में 11 साल आपने इंडिया रिजाइड किया है प्लस पिछले 12 महीनों से आप इंडिया में रह रहे हो, तो आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन भी मिल सकता है। तो ये तो था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। लेकिन इसको जो अमेंड किया जा रहा है वो 3 कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज से आने वाले जो 6 रिलीजन्स मेंशन्ड हैं, नेमली हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट्स, जैन्स एंड पारसीज, इनके लिए मतलब अगर ये धर्म फॉलो करने वाले लोग इस 3 कंट्रीज से इंडिया में नेचुरलाइजेशन के इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो इनके लिए ये 11 साल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ 6 साल एप्लीकेबल रहेगा। इसका मतलब अगर आप सिर्फ 6 सालों से इंडिया में रिसाइड कर रहे हो और पिछले 12 महीने से कंटिन्यूअसली रिसाइड कर रहे हो, तो आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इट अलाउज परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम ऑल नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया टू बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज नेबरिंग कंट्रीज से अलाउड नहीं हैं। मुस्लिम्स भी, जैसे कि अहमदिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, ये भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, लेकिन इन्हें सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा है या इनके लिए वो 6 साल का रिलैक्सेशन नहीं अवेलेबल है टू गेट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि इधर आंसर ए होगा या सी होगा, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है। तो पहले सेकेंड स्टेटमेंट पे फोकस कर लेते हैं। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इट रिलैक्सेस द रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियड ऑफ स्टे फ्रॉम 14 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि ये 14 ईयर्स टू 6 ईयर्स ही है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 3 ओनली निकल के आ जाता है। बहरहाल थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो बोलता है कि इट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ 6 शेड्यूल स्टेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं एप्लीकेबल है सिर्फ ट्राइबल एरियाज के लिए टू द स्टेट्स ऑफ मातम, जो 6 शेड्यूल में आते हैं, दैट इज मिजोरम, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है कि इनमें से एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन से हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने को नहीं है, हमें पता रहना चाहिए, न्यूज़ से अवेयर रहना चाहिए। जिसमें कि बैरन आइलैंड्स 2018 में फटा था, इसलिए वो एक्टिव वॉल्केनो है और इसीलिए ये 2018 के न्यूज़पेपर और इसीलिए ये 2018 के यूपीएससी पेपर में भी आया था। इसलिए पहला वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो बट नॉट माउंट फूजी। क्लीवलैंड जो था वो इसी साल फटा था, दैट इज 2020, इसलिए ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, बट अगेन नॉट किलिमंजारो। और कार्मेल स्काई ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। तो हमारा सही आंसर 1, 3 एंड 5 हो जाता है, दैट इज ऑप्शन डी। मैप पर ये कुछ लोकेशंस देख लेते हैं। दिस इज माउंट किलिमंजारो एंड दिस इज माउंट क्लीवलैंड। किलिमंजारो अगर आप देखिएगा तो इक्वेटर के बहुत नज़दीक है। दिस इज लेक विक्टोरिया, ये हो गया ईस्ट अफ्रीका, जो कि इंडियन ओशन से टच करता हुआ है पोर्शन है। तंजानिया और केन्या के बीच में पड़ता है, टू बी स्पेसिफिक तंजानिया के अंडर ही लाई करता है माउंट किलिमंजारो। और ये जो माउंट क्लीवलैंड है, जो कि एक और एक्टिव वॉल्केनो है, ये रशिया और यूएस, जो अलास्का उसका स्टेट है, इस दोनों के बीच में बेरिंग सी है, इसके पास लाई करता है माउंट क्लीवलैंड।
अगेन इसी में अगर आप थोड़ा नीचे चलते चले जाइएगा, यहाँ कहीं है माउंट क्लीवलैंड, और यहीं पे थोड़ा सा नीचे चलते चले जाइएगा तो दिस इज कैटमाई स्काई एंड दिस इज माउंट फूजी इन जापान। तो ये दोनों के अलावा बैरन आइलैंड्स एक्टिव वॉल्केनो में हैं। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो आप इतने सारे पीक्स का लोकेशन ध्यान में रखें, ये तो मुश्किल है, लेकिन एक्टिव वॉल्केनोज में अगर आपको लोकेशन रफली भी पता है तो ये ध्यान रखिएगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाउंड्रीज पर जो भी माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स पाए जाएंगे वो सारे ही एक्टिव वॉल्केनोज रहेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी फास्ट मूविंग एंड कंटिन्यूसली मूविंग प्लेट। वो हमेशा मूव करता रहता है, तो ये अपने आसपास के रीजन में हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन या प्लेट डिस्टॉर्शन या अर्थक्वेक या सुनामी लाता ही रहता है। इसी से रिलेटेड हम लोग 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन ऑन बैरन आइलैंड्स भी देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडियन टेरिटरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये 2018 में ही फटा था। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि बैरन आइलैंड पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक है जो कि अंडमान आइलैंड्स में लाई करता है एंड नॉट ग्रेट निकोबार। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और हमें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि लास्ट टाइम बैरन आइलैंड्स इरप्टेड वाज इन 1991 एंड हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। मान लेते हैं कि इसका आंसर हमें नहीं पता हो, तो भी ये तो कंफर्म है कि ईदर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा या थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दोनों करेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों करेक्ट नहीं है तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं और हमारा सही आंसर ऑप्शन ए निकल के आ जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि राफेल एयरक्राफ्ट जो हम लोगों ने रिसेंटली फ्रांस से लिया है, इस पे इक्विप्ड एक मिसाइल दैट इज मीटियर नाम है उसका, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये एक्चुअली ऐसा मिसाइल है, मीटियर मिसाइल, जिसका एयर टू एयर स्ट्राइक होता है। दिस इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब दिखाई देने के पार जाकर के उसको अटैक करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम BVRAM है, दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात यह है कि ये मिड कोर्स रीटारगेटिंग किया जा सकता है। इसका मतलब कि अगर टारगेट चेंज कर जाता है, जैसे कि जो फ्लाइट पर अटैक करना है उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है, तो इसको लॉन्च करने के बाद भी इसको चेंज किया जा सकता है कि वो डायरेक्टली जाके टारगेट को हिट करे। लॉन्च होने के बाद भी मिसाइल कनेक्टेड रहता है टू द लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट सो दैट कि ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड रहे और वो टारगेट को जाकर के हिट कर सके, इवन इफ द टारगेट चेंजेस इट्स ओन ट्रैक। इसको डेवलप किया गया है बाय ए कंसोर्टियम, मतलब एक कॉन्ग्रीगेशन है 6 यूरोपियन नेशंस का, नेमली यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन एंड स्पेन। और इंडिया ये फ्रांस से प्रोक्योर कर रही है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में वापस आते हैं, जिसका पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट्स अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इजराइल। ये स्टेटमेंट हमने देखा कि ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये 6 कंट्रीज ने मिल करके बनाया है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इट इज फिटेड विथ रॉकेट्स इंजन विच गिव्स इट अ यूनिफॉर्म थ्रस्ट। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसका थ्रस्ट भी चेंज किया जा सकता है, मतलब जिस फोर्स से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है वो फोर्स मिड एयर भी चेंज किया जा सकता है। ये इनिशियली थोड़े स्लो स्पीड में चलेगा और जब वो टारगेट तक पहुंचने वाला होगा तब अपने स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, इसलिए ये अपने थ्रस्ट को चेंज कर सकता है। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 1 ओनली हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अर्ली जर्नल लिटरेचर का पार्ट नहीं है। अर्ली जर्नल लिटरेचर में कुल मिला के 12 अंग हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका नाम जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जान लेते हैं कि 12 अंग में से 3 अंग हैं अकारंग सूत्र, सूत्र कृतंगा और बृहत कल्प सूत्र। ये जो है तेरी गाथा, ये एक विमेन कंपोज्ड लिटरेचर है जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। देखिए, कल्चर में आपको स्कोप कम रहता है पढ़ने का। यूजुअली क्या होता है कि कल्चर में डायमेंशंस बहुत हैं पूछने को। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से तो यूपीएससी किसी भी एक्सटेंट तक क्वेश्चन पूछ ही रही है। इसके बाहर भी फोक कल्चर्स, इतने सारे स्टेट्स का कहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। बेटर ये होगा कि आप जो भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीख लीजिए। इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे कि 12 अंग कौन कौन से हैं, दैट विल बी टू मच एग्जॉस्टिव। वो बहुत ज़्यादा बड़ा लिस्ट हो जाएगा हम लोगों के पढ़ने के लिए। उससे बेटर ये है कि एमसीक्यूज में जो भी आते हैं उसे हम लोग ध्यान से पढ़ें, उसी को ध्यान में रखने की कोशिश करें। बाकी अगर उसके बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उसके बगैर भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म या उसका पॉपुलेशन किसी भी रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को या कंपटीशन को कैसे फेस करते हैं, क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके का बिहेवियर होता है अगर वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स को फेस करते हैं या कंपटीशन को फेस करते हैं। तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं। इकोलॉजिकल निशे किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके पॉपुलेशन का फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक यूनिक होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। कोई भी ऐसा आपको 2 ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा एक ही इकोसिस्टम में जिसका कि फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा और फिर भी वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि फिर कंपटीशन के चक्कर में कोई एक स्पीशीज़ अक्सर वहाँ से हट जाता है, मूव कर जाता है, या फिर एक्सटिंक्ट हो जाता है, या कोई ना कोई जेनेटिक एडाप्टेशन दिखाने लगता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो पूछ रहा है कि फोक डांस कुम्मी से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। जो फोक डांस है कुम्मी, ये तमिलनाडु का डांस है। इसके अलावा टू सम एक्सटेंट ये केरला में भी प्रैक्टिस किया जाता है। ये डांस मोरल वैल्यूज़ अमंगस्ट विमेन को इनकलकेट करता है, और ये डांस सिर्फ विमेन ही करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो बोलता है दैट इट इज़ परफॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि नादास्वरम एंड ढोलक आर द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि अक्सर फोक डांस में या फोक म्यूज़िक में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाया जाता है वो क्लासिकल म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी अलग होता है। जो फोक डांस या फोक म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाया जाता है, अनलाइक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्पेशलाइज्ड मटेरियल से बनते हैं। तभी तो वो फोक कहला पाएगा, लोकगीत, लोक संगीत या लोक नृत्य में आ पाएगा अगर वो लोक से ही बन करके उसके इंस्ट्रूमेंट्स को ही यूज़ करके परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन नाबार्ड से रिलेटेड है। नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। इसका मतलब ये फिनेंस डायरेक्टली नहीं करती है फार्मर्स को या विलेजर्स को, ये वैसे इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करती है जो इन टर्न विलेजर्स या फार्मर्स को फाइनेंस करते हैं या लोन देते हैं। नाबार्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये एक पार्लियामेंट्री लॉ के पास होने की वजह से बनी है, और उस लॉ का नाम भी नाबार्ड एक्ट है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट कंप्लीटली ओन करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है
कुछ फंड्स को होल्ड करने के लिए, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF है, कि अगर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट को नहीं फुलफिल कर पाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उतना टारगेट का अमाउंट RIDF में सबमिट करे, दैट इज़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये फंड नाबार्ड होल्ड करती है। इसके अलावा नाबार्ड GEF दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का भी पैसा होल्ड करती है। GEF से जो भी पैसा इंडिया को मिलता है वो नाबार्ड में ही रखा रहता है, और एडेप्टेशन फंड का भी पैसा नाबार्ड ही होल्ड करती है। नाबार्ड की ऑर्गेनाइजेशन है एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम के लिए जिसका नाम है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसके चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, जो इंटर्न RBI से कंसल्ट करके इसके चेयरमैन को अपॉइंट करती है। अब हमारे क्वेश्चन में वापस आते हैं, जो बोल रहा है इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसा हमने देखा, इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये पोर्टफोलियो होल्ड करती है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स जो वाटरशेड के लिए चल रहे हैं, या ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए चल रहे हैं, या एग्रीकल्चर में किसी तरीके का इनोवेशन दिखा रहे हैं उसके लिए चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है नाबार्ड। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी ऑफ नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये स्टेटमेंट हमने देखा कि बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन B 2 और 3 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड इनमें से कौन सी बातें करेक्ट है। वेदांता स्कूल को उत्तर मीमांसा स्कूल भी कहा जाता है, और ये फिलॉसफी रीबर्थ में विश्वास करती है। जो भी फिलॉसफी रीबर्थ में विश्वास करेगी वो अक्सर कर्मा में भी विश्वास करती है, क्योंकि कर्मा का फिलॉसफी ये कहता है कि जो भी कर्म आपका इस जन्म में रहा है उसका फल आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, वरना वो फल अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब आपको अगले जन्म में उसके फल को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है इट डिनाइड द थियोरी ऑफ रीबर्थ एंड इट गेव क्रेडेंस टू द थियोरी ऑफ कर्मा, इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर वो रीबर्थ के थ्योरी को नहीं मान रहा है तो वो कर्मा को भी नहीं मानेगा। अगर वो डिनाई कर रहा है रीबर्थ के थ्योरी को तो फिर वो कर्मा को भी डिनाई करेगा। तो ईदर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा या थर्ड करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं हो सकता है। अगर दोनों करेक्ट नहीं हो सकता है तो हम लोग ऑप्शन B एंड D को एलिमिनेट कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट बाय नॉलेज हम लोग ये सीख लेते हैं कि इट गेव क्रेडेंस टू द थियोरी ऑफ कर्मा, ये रीबर्थ में भी विश्वास करता था और थियोरी ऑफ कर्मा में भी विश्वास करता था, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाता है। बहरहाल फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। दिस स्कूल अपहोल्ड्स द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एज इलैबोरेटेड इन उपनिषद्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले वेदास बने थे, जिसके बाद ब्राह्मणास बने थे, इसके बाद अरण्यकास बने थे और इसके बाद उपनिषद्स बने थे। उपनिषद्स जो होते हैं वो फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, मतलब उपनिषद्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के फिलॉसफीज को प्रीच किए हैं, और अरण्यकास मेडिटेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन को फोकस किया है। इसलिए उपनिषद्स और अरण्यकास जो हैं बोला जाता है कि ये ज्ञान कांड को फोकस कर रहे हैं, वेराज वेदास और ब्राह्मणास जो हैं या संहितास और ब्राह्मणास जो हैं वो कर्म कांड को फोकस करते हैं, मतलब क्या रिचुअल होना चाहिए आपका पूजा की तरफ। इस तरीके की बातें डिस्कस है संहिता में या ब्राह्मणास में, लेकिन उपनिषद और अरण्यकास जीवन क्या है, सच क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, इस तरीके की बातों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन C 1 और 3 ओनली हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि पॉटरी मेसोलिथिक पीरियड में किसी भी साइट में नहीं देखा गया है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मेजर साइट्स में मेसोलिथिक पीरियड के टाइम में पॉटरी नहीं देखा गया है, लेकिन ये 2 जगहों पर देखा गया है। वन इज मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी और दूसरा गुजरात में लंघनाज। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट में, जो बोलता है कि होमो सेपियंस अ मॉडर्न ह्यूमंस अपीयर्ड इन द एंड ऑफ दिस फेज। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि होमो सेपियंस का अपीयरेंस पेलियोलिथिक फेज के ही अपर फेज में दिखाई देने लगा था, जो कि मेसोलिथिक से पहले की ही बात है। हम लोग यहाँ रिकॉल कर लेते हैं कि ये ऑर्डर पेलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है और इसके बाद नियोलिथिक है। और पेलियोलिथिक फेज को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पुराने वाले को लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर वाल कहा गया है और अपर फेज में ही होमो सेपियंस का अपीयरेंस है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2 हो जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि यहाँ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड हैं जिन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि ये डीपीएसपीज इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले गए थे, ये अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। तो अलग अलग अमेंडमेंट से ये सब डीपीएसपीज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसमें से जो 43B है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, और जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम आपको दिखाई देगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, दैट इज 97th। और जो पहला डीपीएसपी मेंशन्ड है दैट इज मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाले अमेंडमेंट दैट इज 42nd के बाद आया है ऑब्वियसली, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ईयर 1978 है, whereas 42nd अमेंडमेंट जिससे सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आया है, ये 1976 में ही आया था। लास्टली जो देखा जा सकता है, चेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। जब भी राइट टू एजुकेशन की बात आएगी तो एक अमेंडमेंट एक्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, दैट इज 86th। अब हमारे क्वेश्चन में वापस आते हैं तो हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 42nd के बाद 44th के बाद 86 के बाद 97, दैट इज 3, 1, 2, 4। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ फूड चेन क्या है, सबसे पहले फूड चेन में नीचे कौन आता है, इनको कौन खाता है, उसके ऊपर कौन है, और फाइनली जो लास्ट प्रेडेटर होगा वो कौन सा होगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत सोचना पड़े तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि डायटम्स लिखा है तो इसमें मैक्सिमम 2 एटम या छोटा जानवर होगा, तो ये शुरू में ही फूड चेन के दिखाई देगा। और क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो वैसे होते हैं जिन्हें हार्ड शेल होता है। क्रस्टेशियंस में आ सकते हैं क्रैब्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, इस तरीके के जानवर जिनमें शेल बाहर होता है। तो ये थोड़े पीछे दिखाई देने चाहिए, क्योंकि डायटम्स और क्रस्टेशियंस के बीच में कुछ तो भी डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते होंगे। अगर नहीं भी मतलब पता हो तो इससे ये गेस किया जा सकता है। तो डायटम्स के बाद कुछ के बाद क्रस्टेशियंस होने चाहिए, तो हमारा आंसर ईदर सी होगा या डी होगा। इसके बाद नॉलेज की ज़रूरत है कि हेरिंग्स फिश की एक कैटेगरी होती है जो कि क्रस्टेशियंस पर फीड करती है, इसलिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन्स हेरिंग्स के नीचे, क्रस्टेशियंस के नीचे, रोटिफेरा के नीचे डायटम्स होगा। सो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछ रहा है कि आरबीआई ने डायरेक्ट किया है मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट्स को रिप्लेस करने के लिए बाय रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स। अब ये MCLR और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट होता क्या है?
सबसे पहले जब आरबीआई ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आपको लेंडिंग कैसे करना चाहिए, तो वो इंटरनल बेंचमार्किंग पे चलती थी। इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब बैंक्स खुद ही डिसाइड करेंगे कि किस रेट पर लेंडिंग होगा। तो ये बैंक का इंटरनल ऑपरेशंस पर बेस होगा। इसका नाम बेस रेट होता था कि मिनिमम ये रेट है जिसके नीचे आप लेंड नहीं कर सकते हैं। ये रेट आरबीआई फिक्स करके देती थी बैंक्स को, लेकिन ये तो मिनिमम रेट है, इसके ऊपर किस रेट पे आपको लेंड करना है ये बैंक्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता था। लेकिन फिर यहाँ से शिफ्ट करके हम लोग 2015-16 के आसपास एक्सटर्नल बेंचमार्किंग पर शिफ्ट हुए, जिसमें आरबीआई ये बताती थी कि बैंक्स किस रेट पर लेंडिंग करेगी, और इस रेट को हम लोग MCLR कहते थे, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स। MCLR अलग अलग चीज़ों को लेकर के बनाया जाता था, जैसे कि बैंक को क्या कॉस्ट पड़ रहा है लेंडिंग का, उसके अपने स्टाफ का खर्चा, उसके पेन पेपर, उसके पेपर का खर्चा, लेबर चार्जेस, मार्केट के क्या प्रेवलेंट रेट हैं, ये सब चीज़ों को जोड़ करके MCLR का लेंडिंग रेट्स बनाया जाता था। तो बेसिकली ये सब करने का क्या आइडिया था कि आरबीआई जब भी पॉलिसी रेट्स चेंज करती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि बैंक्स उसका रिलैक्सेशन कस्टमर को भी पहुंचाए। जैसे आरबीआई अगर पॉलिसी रेट्स कम करती है, इसका मतलब बैंक जब आरबीआई से लेंड करेगी तो उसको सस्ता कर दिया गया है, तो आरबीआई ये एक्सपेक्ट करती है कि जब कस्टमर भी बैंक से लेंड कर रहा है तो आप उसे भी सस्ता कर दीजिए। लेकिन बैंक्स बोलती थी कि MCLR में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा कस्टमर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेरा लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो इतने सारे चार्जेस को मिला करके हम अगर आप कम किए भी हैं तो ये बेनिफिट हम कस्टमर को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, हम अपने ही बैंक के चार्जेस को कम करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो बेसिक एजेंडा जो आरबीआई एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के लिए लेकर के आई थी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब आरबीआई MCLR से भी हट करके रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स पर आ गई है, जिसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। जब जब आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी, मतलब सस्ता करेगी लोन टू बैंक्स, तब तब बैंक को भी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के हिसाब से कस्टमर को सस्ता करना पड़ेगा लेंडिंग, या फिर वाइस वर्सा भी। जब जब आरबीआई महंगा करेगी बैंक्स के लिए लेंडिंग, तब तब बैंक भी महंगा करेगी कस्टमर के लिए लेंडिंग। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट चेंज करती है तो अब रेपो रेट पर चेंज होने वाला जो भी लेंडिंग रेट है वो बैंक को दिखाना पड़ेगा। तो बेसिक एजेंडा जो था कि आरबीआई चाह रही है कि कस्टमर तक बेनिफिट पहुंचे, वो अब पॉसिबल हो पाएगा। तो ये तो था हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज MCLR या व्हाट इज रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन किस में होगा, जैसे कि ये सैम्पल क्वेश्चन है, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स आर मोर वॉलेटाइल दैन MCLR, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल होगा दैन MCLR। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब जब आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करेगी तब तब रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स भी चेंज होगा। लेकिन MCLR के साथ ये नहीं हो पा रहा था कि बैंक्स बोल रही थी मेरा ही लेंडिंग बहुत कॉस्टली हो रहा है, तो आप अगर कम कर भी रहे हो तो हम उसको अपने में अब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको हम कस्टमर तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि हमको बहुत कॉस्टली पड़ रहा था लेंडिंग। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स आर टू बी रिव्यूड ऑन मंथली बेसिस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। MCLR को एनुअली साल में एक ही बार चेंज किया जाता था, लेकिन रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स जो है ये हर 3 महीने पर चेंज होगा। इसका मतलब हर एक क्वार्टर पे चेंज होगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन A 1 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ डिफरेंसेस मेंशन्ड है। अगर आपको MCLR और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स का मतलब क्लियर है तो आपको ये डिफरेंसेस अपने आप ही याद रहेंगे, आपको इसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि DRDO ने रिसेंटली
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन इंजन को रिसेंटली टेस्ट किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस इंजन से रिलेटेड कौन सी बातें स्टेटमेंट सही हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इंजन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है टर्बोजेट इंजन, जो हम लोग यूजुअली फ्लाइट्स में देखते हैं। एक बेसिक फैन लगा रहता है जिसमें कि एयर कंप्रेस होकर के पीछे की तरफ पुश किया जाता है। सेकंड होता है रैमजेट इंजन और थर्ड होता है स्क्रैमजेट इंजन। रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन में इस तरीके का टर्बो फैन नहीं रहता है और ये दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सुपरसोनिक कंबस्शन वाले रैमजेट को स्क्रैमजेट कहा जाता है। इन दोनों में वो कंप्रेसर नहीं होता है और इस तरीके के इंजन का डिज़ाइन इस डायरेक्शन का होता है, जिसके 3 बेसिक पार्ट हैं। पहला है कंप्रेशन, सेकंड इज कंबस्शन और लास्टली इज एक्सपेंशन। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि यूजिंग SFDR टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द वेट ऑफ द फ्यूल्स इन रॉकेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने देखा कि टर्बोजेट वाला पूरा वेट ही हटा दिया जाता है इन रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन्स। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि इट एम्पलीफाइज द स्पीड अंटिल इट रीचेज द टर्मिनल फेज ऑफ द फ्लाइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज जो होता है वो एक प्रोपल्शन जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और जब वो प्रोपल्शन जनरेट हो जाता है तो फिर इस टर्बोजेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा इनकमिंग एयर जो आ रही होती है उसे ही हम लोग इस एरिया में कंप्रेस करके उसी को यूज़ कर लेते हैं एज फ्यूल। तो जो भी हम लोगों को फ्यूल ऑक्सीडाइजर के नाम पे ले जाने की ज़रूरत होती है वो रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन में नहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें वो एटमॉस्फेरिक एयर को ही कंप्रेस करके उसको ही बर्न करने लगता है। हमें पता है कि बर्न करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक फ्यूल, सेकेंड इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर और ये ऑक्सीजन में मदद होता है इन स्क्रैमजेट या रैमजेट इंजन्स। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया हैड डेवलप्ड इट्स फर्स्ट फ्लाइट SFDR अंडर जॉइंट इंडो-इजराइल R&D प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा पहला प्रोजेक्ट रशियन कोलैबोरेशन के साथ बनाया था, ना कि इजराइल के साथ। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ कुछ ऑफिशियल्स दिए हुए हैं ऑफ मॉडर्न पीरियड और हमें बताना है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इस क्वेश्चन में कुछ समझने के लिए है नहीं, थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा कि रूपाध्यक्ष जो थे वो इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स ही कहलाते थे और संस्थाध्यक्ष ये संस्था जो मार्केट होता था उसके सुपरिटेंडेंट को कहा जाता था। लेकिन पाण्याध्यक्ष वॉज नॉट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ये रादर प्राइस फिक्सेशन, मार्केट रेट प्रिवेलेंट या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या चार्जेस है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछ रहा है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड इनमें से कौन सी बातें सही है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि शैलो अर्थक्वेक्स जो ज़मीन के स्तर से बहुत नज़दीक रहता है, दे आर यूजुअली मोर डिस्ट्रक्टिव, ये ज़्यादा तबाही मचाता है दैन जो बहुत डीपली लोकेटेड रहता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे भी इसको समझा जा सकता है कि जो सतह के बहुत नज़दीक एपिसेंटर अगर लाई करेगा तो ऑब्वियसली वो सतह को ज़्यादा आसानी से शेक कर पाएगा, सो दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि शैलो अर्थक्वेक्स हैव कंपैरेटिवली लोअर मैग्नीट्यूड दैन डीप सीटेड अर्थक्वेक्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और फैक्चुअली करेक्ट है, इसलिए इसमें कुछ समझने को है नहीं। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द टोटल एनर्जी जो रिलीज होता है अर्थक्वेक्स में वो शैलो अर्थक्वेक्स से आते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
अगर हम लोग क्लासिफाई कर पाएँ कि कितना परसेंट शैलो से, कितना डीप से और कितना इंटरमीडिएट रेंज से आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर शैलो सीटेड अर्थक्वेक से ही आते हैं, दैट इज़ 70 to 85% लगभग। लेकिन डीपर अर्थक्वेक सिर्फ 3 to 5% होते हैं, वेराज इंटरमीडिएट रेंज से जो अर्थक्वेक आते हैं वो 12 से 15% होते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन में तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ साइट्स मेंशन किए गए हैं और हमें बताना है कि इन साइट्स पे क्या क्या पाए गए हैं। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है डिस्कस करने को, ये साइट और उसके फाइंडिंग्स आप देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन CAWACH कवच से रिलेटेड है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इनिशिएटिव है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लाई करेगी। ये इनिशिएटिव के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है जो IIT बॉम्बे से एसोसिएटेड है। बेसिकली कवच का काम ये रहेगा कि वो इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेगी जो कि इनोवेशन दिखाएंगे या स्टार्टअप्स बनाएंगे इन द फील्ड ऑफ लो कॉस्ट सेफ एंड इफेक्टिव वेंटिलेटर्स या रेस्पिरेटरी एड्स, या नया सॉल्यूशंस कुछ लेकर आएंगे रिगार्डिंग सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, डायग्नोस्टिक्स, जो भी कोविड के एरिया में ज़रूरत है। उन सभी चीज़ों में अगर आप इनोवेशन दिखा रहे हो या आप नया स्टार्टअप बना रहे हो तो वैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगी और उन्हें इनिशियल सपोर्ट देगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोलता है दैट इट इज़ एन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो हम लोगों ने देखा कि ये इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इट एम्स टू सपोर्ट इनोवेशन इन द एरिया ऑफ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वेराज थर्ड स्टेटमेंट जो बोलता है कि इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन फार्माकोपिया मिशन, ये भी इनकरेक्ट है। वैसे भी हमें अगर ये पता रहता कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ही हमारा आंसर निकल करके आ जाता, दैट वाज ऑप्शन A 2 ओनली। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से टाइम लायबिलिटीज़ ऑफ बैंक्स क्या होती हैं। टाइम लायबिलिटीज़ वैसे लायबिलिटीज़ को कहा जाता है जो ज़्यादा टाइम के लिए बैंक में रखी जा रही हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया फिक्स डिपॉजिट्स, या फिर कैश सर्टिफिकेट्स, या फिर स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। डिमांड ड्राफ्ट एक तरीके का ड्राफ्ट होता है, जैसे कि आप कोई एसेट खरीदना चाह रहे हो, लेट अस से कोई ज़मीन खरीदनी चाह रहे हो। ये ज़मीन के लिए आपको ज़मीन के ओनर ने कहा है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट ला दीजिए सच एंड सच बैंक से, और डिमांड ड्राफ्ट इनके नाम पर इशू होना चाहिए। तो डिमांड ड्राफ्ट जैसे ही आप बैंक से कटवाते हो तो वो अमाउंट आपके बैंक से ब्लॉक हो जाता है उस लैंड ओनर के नाम के लिए या उनके अकाउंट के लिए। ये पैसे को अब आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सो इट इज़, आप देख सकते हो, एक तरीके का विथड्रॉल अमाउंट है। ये जब डिमांड ड्राफ्ट के कागज़ आप अपने लैंड ओनर को दोगे और जब भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब भी वो डिमांड ड्राफ्ट अपने बैंक में पेश करेगा तो ये अमाउंट कट करके आपके बैंक से उसके अमाउंट उसके अकाउंट में जा करके ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट इज़ हाउ डिमांड ड्राफ्ट वर्क्स। तो इसलिए डिमांड ड्राफ्ट कभी भी टाइम लायबिलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे आप विथड्रॉ कर रहे हो, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट कर रहे हो। इसलिए 3 तो बिल्कुल ही नहीं होता। और कैश सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है कि ये एक तरीके का पेपर होता है जो कि रिवर्स लोन का काम करता है। जैसे कि लोन में क्या होता है, आप बैंक से कुछ पैसे लेते हो और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट आप बैंक को लौटाते हो। लेकिन कैश सर्टिफिकेट या डिपॉजिट में क्या होता है कि आपसे एक तरीके से बैंक लोन लेती है, आपके हाथ में ये COD या कैश सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और बैंक आपसे कुछ पैसे ले लेगी
और ये पैसे एक तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। बाकी किसी भी डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इंटरेस्ट मिलते रहता है, और जब उसका मैच्योरिटी ख़त्म हो जाता है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में या कैश सर्टिफिकेट में मैच्योरिटी के बाद ही आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट बीच बीच में नहीं मिलता रहेगा। तो ये एक तरीके का टाइम लायबिलिटी हो गया। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि कैश सर्टिफिकेट एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट हमें लास्ट में मिलेगा विथ प्रिंसिपल, क्योंकि बैंक क्या करती है, उस इंटरेस्ट को भी फिर से री इन्वेस्ट कर देती है, इसलिए वो आपको लौटा नहीं पाती है इंटरेस्ट अमाउंट। अब ये भी जान लेते हैं कि कैश सर्टिफिकेट 6 महीने से लेकर के 10 साल के पीरियड के लिए ब्लॉक होता है। तो क्योंकि ये लंबे टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक में काउंट करेंगे। कंसिक्वेंटली हमारे क्वेश्चन का सही आंसर 1, 2 एंड 4 हो जाता है, दैट इज ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछ रहा है कि इनमें से कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया किसे कहा जाता था, और अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इसे मनीग्राम कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आजीविका सेक्ट से रिलेटेड है। आजीविका सेक्ट वॉज कंटेम्पररी टू बर्थ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जिस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ था और स्प्रेड चल रहा था, उसी टाइम में आजीविका सेक्ट भी सामने आया था। आजीविकाज वैसे लोग होते थे जो लोग बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे एक्सट्रीमिटीज़ में भी नहीं जाते थे, और इनके एग्जैक्ट ऑपोजिट मतलब ब्राह्मणिकल रिलीजन्स से भी विश्वास नहीं रखते थे। आजीविकाज के बारे में एक बात आपको बहुत ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि ये लोग फेट या नियति, इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और इसलिए उनका कहना था कि हम लोगों का जो भी एक्शन है, ह्यूमंस जो भी करते हैं, वो फेट से ही डिसाइडेड होता है। जो भी लिखा हुआ है वो तो होना ही है। इसको एक तरीके का एनालॉजी जो दिया था आजीविका सेक्ट ने, वो ये कि एक ऊन के बॉल जैसा आप इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे आपका लाइफ चलता चला जा रहा है, वो ऊन का बॉल खुलता चला जा रहा है। तो आप अपने आप को अनवील करते हो जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते चलते जाते हो, और हर एक जिंदगी में सुख और दुख दोनों का मान है, और वो दोनों आपको उसी जिंदगी में काट लेनी है। आजीविका के फॉलोअर्स भी दिगंबर जैन के फॉलोअर्स की तरह कपड़े नहीं पहना करते थे और एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी में विश्वास रखते थे। अब पहले स्टेटमेंट पर आते हैं जो बोलता है इट वॉज फाउंडेड बाय महावीर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ही हमारा आंसर निकल करके आ जाता है, दैट इज ऑप्शन बी। बहरहाल हम लोग सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है दैट दे बिलीव्ड इट वाज द लॉ ऑफ कर्मा विच डिटरमाइन द फेट ऑफ पीपल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो ऊन के धागे की तरह अपनी ज़िंदगी को इमेजिन करते हैं। वो ऊन का धागा जब ख़त्म हो जाता है तो वो अगली लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए ये लोग कर्मा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन फेट में ज़रूर विश्वास रखते थे, दैट इज़ नियति। Whereas थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कि आजीविकास परस्यूड ऑस्टेरिटी रादर देन पर्पसफुल गोल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 3 ओनली हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बुद्धिज्म के कुछ टर्म्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनका सही मीनिंग क्या है। उपसंपदा जो है वो किसी भी इंसान को बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का मेंबर बनाने के लिए जो सेरेमनी कंडक्ट किया जाता था उसे कहा जाता था। सो इट वाज नॉट रिलेटेड टू संघ ऑफ मॉन्क्स, रादर संघ में किसी का एडमिशन से रिलेटेड जो सेरेमनी होता था उसको उपसंपदा कहते थे, इसलिए यहाँ फर्स्ट पेयर इनकरेक्ट है। उपोसात एक फंक्शन है, एक सेरेमनी जो फुल मून से लेकर के न्यू मून तक मनाया जाता है। ये बुद्धिज्म का ही एक फेस्टिवल है। सेकेंड पेयर बिल्कुल करेक्ट है, और थर्ड पेयर जो बोलता है कि पराजिकास
दैट इज एक्सपल्शन फ्रॉम संघ ऑन कमिटमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। पराजित मतलब होता है डिफीट, और डिफीट इन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, कि मोक्ष के रास्ते में निकल चुके हो और इसमें अगर आप हार गए हो तो आपको संघ से निकाल दिया जाता था। ये क्यों निकाला जाता था या कैसे बोला जा रहा है कि आप हार गए हो? क्योंकि आप कुछ ऐसे ऑफेंसेस करते हो जो कि बुद्धिज्म बिल्कुल भी अग्री नहीं करता है, तो वैसे लोगों को निकाल दिया जाता था और इसे पराजिका कहा जाता था। इसलिए सेकंड और थर्ड पेयर बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स यहाँ कुछ दिए गए हैं, ये किस तरीके के वॉल्केनिक माउंटेन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कंपोजिट एंड शील्ड वॉल्केनोज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कंपोजिट वॉल्केनोज शार्प एज के होते हैं क्योंकि इनका जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो एसिडिक लावा की वजह से होता है, वेराज जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं ये बेसिक लावा के इरप्शन की वजह से होता है, जो कि ज़्यादा टर्बुलेंट होता है इसलिए ज़्यादा दूर तक फैल पाता है। वेराज एसिडिक लावा ज़्यादा विस्कस होता है इसलिए कम ही देर में कंसंट्रेट कर जाता है और कंसंट्रेट होने के बाद वो ठंडा हो जाता है। माउंट माउना लोआ जो है ये एक शील्ड वॉल्केनो है, वेराज माउंट वेसुवियस एक कंपोजिट वॉल्केनो है। इसलिए फर्स्ट और सेकेंड पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, लेकिन माउंट फूजी इज नॉट अ मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनो। माउंट फूजी जापानीज कोस्ट पर लाई करता है और वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है, ना कि मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनो। मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनो हम लोगों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में पढ़ा था कि ओशन के बीच में जहाँ प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ मिड ओशियानिक वॉल्केनोज या माउंटेन्स बनते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है कंटिन्यूसली, तो वो पहाड़ बनाते चले जाते हैं। ये अक्सर ओशन के प्लेट के बीच में पाए जाते हैं जहाँ दो प्लेट एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जो कि माउंट फूजी के लिए ट्रू नहीं है। इसलिए हमारा इनकरेक्टली मैच पेयर माउंट फूजी ही हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 3 ओनली हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन डिमांड ऑफ मनी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने लगता है जब जब डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज करता है। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ मेंशन्ड है, ये क्वांटिटी ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट के बीच में ट्रेड ऑफ दिखाता है कि जब जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा इसका मतलब उसका डिमांड घटेगा, क्योंकि ज़्यादा मनी हो जाएगा तो उसका डिमांड घट जाएगा। तो जब जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तब तब इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो इसका मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मनी का इन्वर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ, और क्वांटिटी ऑफ मनी का इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड ऑफ मनी के साथ। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट और डिमांड ऑफ मनी का रिलेशनशिप सीधा सा है। जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगा, जब जब इंटरेस्ट रेट घटेगा डिमांड ऑफ मनी भी घटेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक मार्केट कंडीशन में आते हैं जहां हम लोग को ये पता है कि अगर मनी का सप्लाई कम हो गया है, जैसे मार्केट में कम पैसे रखे हुए हैं, तो इसका डिमांड ऑब्वियसली बढ़ा हुआ है। अब अगर इसका डिमांड बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ये इंटरेस्ट रेट्स ध्यान रखिएगा, ये बैंक के लेंडिंग वाले इंटरेस्ट रेट्स नहीं हैं, ये वैसे इंटरेस्ट रेट हैं जो हम और आप जैसे लोग बॉन्ड या किसी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके कमाते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो हमें मिलता है, ये उस इंटरेस्ट रेट की बात है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है इसका मतलब हमें ज़्यादा पैसे रिटर्न में आएंगे, तो हम लोग अपने पास पैसे क्यों ही रखेंगे। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करें, और जैसे ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं तो मनी का क्वांटिटी घट जाता है। इसलिए जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा।
क्योंकि इसके क्वांटिटी में गिरावट आई है। और जब जब इंटरेस्ट रेट घटेगा, इसका मतलब अगर हम लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे रिटर्न्स हमें कम आने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोग क्यों ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? तो लोग अपने पास ही पैसे रखेंगे। इन दिस केस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसे रहेंगे तो क्वांटिटी ऑफ मनी विल बी हाई, और अगर क्वांटिटी हाई हो जाएगा तो उसका डिमांड अपने आप गिर जाएगा। इसलिए ये जो रिलेशनशिप रहता है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड ऑफ मनी, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंटरेस्ट रेट विल फॉल, गिरेगा, अगर इंक्रीज है डिमांड ऑफ मनी में, तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि डिमांड ऑफ मनी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के हाथ में तनख्वाह ज़्यादा हो जाती है तो फिर मनी भी एक गुड की तरह एक्ट करने लगता है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगती है तो वो गुड को लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, मतलब वो खर्च करना चाहते हैं। तो जब जब इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज करता है तब तब डिमांड ऑफ मनी भी इंक्रीज करता है, क्योंकि फिर मनी भी वो गुड की तरह बिहेव करने लगता है जिसको लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है और हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 2 ओनली हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, जो ये बोल रहा है कि रिट्स जो आर्टिकल 32 एंड 226 में मेंशन है उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सी बातें सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है ये दोनों बराबर हैं। हमें पता है कि यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नैरो है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट ज्यूरिसडिक्शन चला सकता है, वेयरएज हाई कोर्ट किसी भी चीज़ के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन चला सकता है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारे क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन इनकरेक्ट हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बोथ ए एंड आर फॉल्स हो जाता है, दैट इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन खजान फार्मिंग से रिलेटेड है और ये इंडिया में ही प्रैक्टिस होता है इन गोवा, और जो प्रोटेक्टेड एरिया के जोन में ये फॉलो होता है उसका नाम है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। बेसिकली खजान फार्मिंग स्ट्रक्चर जो है ये एक एस्चुराइन इकोसिस्टम है जहाँ की फिश और राइस का बैलेंस्ड कल्टीवेशन होता है। एस्चुराइन इकोसिस्टम हमें पता है कि ये एक इकोटोन है बिटवीन फ्रेश वाटर कमिंग फ्रॉम रिवर्स और ब्रैकिश वाटर ऑफ सी। क्योंकि ये एक इकोटोन हो गया तो ये बायोडाइवर्स जोन हो जाता है, मतलब बहुत हाई प्रोडक्टिविटी एरिया हो जाता है। अब क्योंकि ये एरिया बहुत हाई प्रोडक्टिविटी जोन है तो फिशेस बहुत आसानी से इस एरिया में एंटर कर जाती हैं और बांध की मदद से हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि खारा पानी फ्रेश वाटर के एरिया में एंटर नहीं करे। फिर जब लो टाइड जोन हो जाता है तो गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और इन्हीं फील्ड से वो पानी वापस सी की तरफ रिसीड करते हैं, जहाँ पे कि नेट्स लगे रहते हैं गेट्स के पास और वो इस लौटते हुए पानी में जो फिशेस लौट रही हैं उनको कैच कर लेते हैं। तो ये फिश का कल्टीवेशन का एरिया हो गया यूजिंग द बायोडाइवर्सिटी। सेकेंडली हम लोग उसी पानी से ये भी इंश्योर करते हैं कि फ्रेश वाटर को यूज़ कर लिया जाए राइस के कल्टीवेशन के लिए, और ब्रैकिश वाटर से हम लोग प्रोडक्टिविटी की यूज़ की वजह से फिशेस को कल्टीवेशन में ला सकें। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि खजान फार्मिंग एक ट्रेडिशनल एल्डर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है। नहीं, ये एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई सिस्टम नहीं है, रादर ये एक्वाटिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।
सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि एग्रीकल्चरल सिस्टम विथ नेचुरल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स विदाउट एडिंग एनी फर्टिलाइजर, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो बोलता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंटेंडेड टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, ये भी इनकरेक्ट है। whereas फोर्थ स्टेटमेंट जो बोलता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स प्रैक्टिस्ड इन ब्रैकिश एंड सलाइन वाटर इन कोस्टल रीजन्स, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि खजान फार्मिंग के बारे में बिल्कुल करेक्ट है।